प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास के भारतेंदु युग तथा भारतेंदु युग की काव्य धारा का प्रवृत्तिमूलक विश्लेषण करेंगे। भारतेंदु युग अर्थात पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए संदेशवाहक रूप में हुआ था, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी के रचना काल को दृष्टिगत रखते हुए संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही होता है। इस समय तक भारत में अंग्रेजी शासन पूर्णतया स्थापित हो चुका था। इस नवीन विदेशी शासन के संपर्क से भारत में एक नवीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक चेतना का स्वस्थ आविर्भाव होता है। रीति कविता का कानन उजड़ चुका था और रीतिकाल के कवि का कोकिल कंठ नीरस, कुछ सुना सुना और अवरुद्ध सा हो गया था। पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक संपर्क से जो नई चेतना उद्बुद्ध हो रही थी और उसमें जिस विचार स्वतंत्रता का जन्म हो रहा था, उसके प्रभाव में हमारे साहित्य ने रूढ़ि के बंधनों को तोड़कर विकास की नई दिशा में प्रवेश किया। परिणामतः हमारे साहित्य में विषय, विचार, भाव, शिल्प, विधान और काव्य रूप सभी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से परिवर्तन आया। नव जागरण के युग में समाज की बदलती हुई मनोवृत्तियों के साथ आधुनिक साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। इस युग का साहित्य बहुत हद तक उत्तर मध्य काल एवं आधुनिक काल की संधि का साहित्य है। इसमें प्राचीन साहित्यिक परंपराओं का संरक्षण करते हुए भी बदलते युग के साथ साथ चलने का अदम्य उत्साह था। भारतेंदु युग के साहित्य का सिंहावलोकन करने पर जो प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं, उनमें प्रमुख है राष्ट्रीयता। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृतियां तो अनेक बार याद दिलाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना, अंग्रेजों की विचारधारा और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से प्रेरणा लेकर क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज टटोलने लगी। इस काल की कविताएं भारत देश के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने हिंदुस्तान का गुणगान किया, साथ ही जजिया जैसे कर न लगाने वाले अंग्रेजों के शासनकाल में प्रजा मात्र की सुसमृद्धि की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। इन कविताओं को राष्ट्रद्रोही स्वर से युक्त न मानकर इन्हें नवीन राजनीतिक चेतना का प्रतीक माना जाना चाहिए। सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग की मुख्य विशेषता है कि कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप से ध्यान दिया। इससे पूर्व रीतिकाल के राजाओं और सामंतों के आश्रय में लिखित दरबारी काव्य में सामाजिक परिवेश के चित्रण की ओर नगण्य रूप से ध्यान दिया गया, परंतु भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अपस्पृश्यता आदि को लेकर सहानुभूति पूर्वक कविताएं लिखी गई। उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। इन समस्याओं को रूपायित करने के लिए कवियों ने एक और मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन का चित्रण किया, दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति दी। भारतेंदु के बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनमें सामाजिक समस्याएं उभर करके आई। भारत दुर्दशा नाटक है जिसमें वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का कड़े शब्दों में विरोध किया। मन की लहर में प्रताप नारायण मिश्र की दृष्टि बाल विधवाओं की करुण दशा की ओर गई। इस प्रकार बहुत सारी रूप में सामाजिक समस्याओं का चित्रण है वो भारतेंदु कालीन कविताओं में देखने को मिलता है। श्रृंगारिकता।
भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विभिन्न रसानुभूतियों का समावेश किया, जिसमें श्रृंगार रस सर्वप्रमुख है। प्राय सभी कवि श्रृंगार की ओर उन्मुख हुए। श्रृंगार वर्णन के लिए भारतेंदु युगीन कवियों के सामने 4 विकल्प थे। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा में माधुर्य भक्ति परक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति नक्सिक षड ऋतु नायिका भेद वर्णन, उर्दू कविता के संपर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक अभिव्यंजना और अंग्रेजी की प्रेम कविताओं से प्रभाव ग्रहण। इनमें से अंतिम को छोड़कर शेष तीनों की परिव्याप्ति इस काल में मिलती है। प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन भारतेंदुकालीन कविता की प्रमुख विशेषता है, किंतु अधिकतर कवियों ने परंपरावाद निर्वाह ही किया है। भारतेंदुकृत बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की पावन पिपासा, गोविंद गिल्ला भाई की षड ऋतु और पावस पयोनिति आदि कृतियों में बसंत ऋतु और वर्षा काल का आलंबनात्मक चित्रण भी मिलता है। सौंदर्य बोध में सहायक स्वतंत्र प्रकृति चित्रण का श्रेय किसी सीमा तक प्रेम घन और ठाकुर जगमोहन सोइंग को दिया जा सकता है। हास्य और व्यंग्य, भारतेंदुकालीन कविताओं में हास्य और व्यंग्य की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग किए, जिनमें भारतेंदु जी का योगदान सर्वाधिक है। इन्होंने अपने नाटकों में प्रगीतों में कहीं कहीं शिष्ट हास्य को स्थान देने के अतिरिक्त उन्होंने व्यंग्य गीतों और मुकरियों की भी रचना की। रीति निरूपण, परंपरागत नीति निरूपण की पद्धति के प्रति भारतेंदु पूर्व काल के कवियों की क्रमशः क्षीण होती हुई अभिरुचि का परिणाम ये हुआ कि भारतेंदु युग में केवल लच्छीराम, ब्रह्मभट्ट, कविराज और बाल गोविंद मिश्र ने ही इस दिशा में योगदान दिया। समस्या पूर्ति, भारतेंदु युग में ग्रहित रीतिकालीन काव्य शैलियों में समस्या पूर्ति पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा और कानपुर का रसिक समाज आदि कवि समाज ने ऐसे ही मंच थे जहां नियमित रूप से कवि गोष्ठियों का आयोजन होता था और समस्या पूर्ति की प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। काव्य अनुवाद, मौलिक काव्य रचना के साथ भारतेंदु युग में कुछ कवियों का ध्यान संस्कृत और अंग्रेजी से काव्य अनुवाद की ओर भी गया। इस क्षेत्र में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत, भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र का अनुवाद किया, किंतु इनमें भाषा लालित्य के स्थान पर प्रतिपाद्य की प्रेषणीयता का अधिक ध्यान रखा गया। तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक आदि प्रमुख अनुवादकर्ता रहे। कला पक्ष, भारतेंदु युग के कवियों ने काव्य शिल्प की तुलना में काव्य वर्ण्य पर अधिक ध्यान दिया, जबकि सत्य यह है कि उनके काव्य शिल्प पर बदलते हुए परिवेश का अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप इस युग की रचनाओं में काव्य रूप, भाषिक चेतना, अलंकरण की प्रवृत्ति और छंद विधान की दृष्टि से प्रयोग धर्मिता को स्पष्टतः लक्षित किया जा सकता है। इस युग के रचनाकारों में हिंदी चेतना का विलक्षण रूप दिखाई देता है। उर्दू को प्राप्त शासकीय संरक्षण के संदर्भ में हिंदी को उसका हक दिलाने के लिए भारतेंदु द्वारा विरचित हिंदी भाषा केवल राजनीतिक कारणों से प्रेरित रचना नहीं थी, अपितु तत्कालीन साहित्यिक भाषा में उर्दू फारसी की जटिल तत्सम पदावली का बहिष्कार भी इस रचना की देन है। यूं भारतेंदु उर्दू के एकांत विरोधी नहीं थे। फूलों का गुच्छा भी उन्होंने उर्दू रचना में उर्दू शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया है। इस युग में खड़ी बोली की कविताओं में व्यवहारिकता पर बल होने के फलस्वरूप ब्रज भाषा के कवि और अन्य भाषाओं के शब्द चयन के विषय में क्रमशः उद्धार होते गए और इसके अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी की प्रचलित शब्दावली को भी अपना लिया गया। इसके साथ ही बोलचाल के अर्थहीन शब्दों को त्याग कर नवीन शब्दावली की खोज की तथा कुछ कवियों की प्रवृत्ति इस ओर दिखाई दी। भाषा संरचना की दृष्टि से
इस युग के किसी भी कवि की ब्रज भाषा पद्माकर और घनानंद की भाषा के समान परिष्कृत नहीं है, किंतु इसके साथ ही अनेक रीतिकालीन कवियों की भांति भाषा को कला के लिए सिद्धांत के अनुसार शब्द जाल का जामा पहनाना भी अभिष्ट नहीं रहा। इसके विपरीत भाषा की रागात्मक स्वच्छंदता, व्यवहारिकता के व्रत में उसकी प्रभाव क्षमता, मुहावरों और लोकोक्तियों की प्रासंगिकता आदि विशेषताओं के महत्व को उन्होंने दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा होली वर्णन में प्रतीक शैली का प्रयोग उल्लेखनीय है। व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति भी कुछ कवियों में लक्षित होती है। खड़ी बोली में भी इस युग के कुछ कवियों ने काव्य रचना की, किंतु यह इस युग की प्रतिनिधि काव्य भाषा नहीं बन सकी। श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास को खड़ी बोली का सफल पक्षधर कहा जाता है। काव्य क्षेत्र में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर इस युग में एक प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया था। छंद अलंकार। भारतेंदु युग में यद्यपि लच्छीराम जैसे अलंकारवादी कवि की रचनाएं उपलब्ध है, तथापि सामान्यतः कवियों ने रीतिकाल की अलंकरण प्रवृत्ति का अनुकरण नहीं किया। इस युग की कविता का पर्याप्त भाग पद शैली में रचित है तथा पारंपरिक ढंग की छंद योजना भी सभी कवियों में मिलती है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने उर्दू छंदों से काव्य रचना के साथ ही प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग भी किया है। गद्य साहित्य। भारतेंदु युग पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर स्थित है। फलस्वरूप कवियों के विचार दर्शन में या तो एक प्रकार की उलझन है या समकालीन परिवेश में उन्हें परस्पर विरोधी दृष्टियां अपनाने के लिए विवश किया है, किंतु यही बात इस युग के गद्य साहित्य के बारे में नहीं कही जा सकती। अपने कर्तृत्व को मानवता के बहत्तर आयाम के साथ जोड़ने की दिशा में कवियों की अपेक्षा गद्यकार अधिक सक्रिय रहे। भारतेंदुकालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में रचित गद्य साहित्य की प्रत्येक विधा, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि से इस सांस्कृतिक जागरण का ही रूप स्पष्ट होता है। हिंदी नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इनके पूर्व जिन नाट्य कृतियों का उल्लेख मिलता है वह वस्तुतः नाटक नहीं, पद्यात्मक प्रबंध है, जिनमें काव्य गुणों का अभाव है। इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु स्वयं है। इस काल में प्रतीकवादी, पौराणिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी, रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। आलोच्य युग में कहानी कला का प्रारंभ नहीं हुआ था, परंतु निबंध लेखन में यह काल सर्वाधिक सफल रहा। निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु से ही मान्य होना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस विधा को काफी समृद्ध किया। इस काल की में हिंदी आलोचना का उत्कृष्ट रूप देखने को नहीं मिलता है। जीवनी साहित्य और यात्रा वृत्तांत के साथ साथ ज्ञान के साहित्य का भी अपूर्व विकास इस युग की अपनी विशेष छाप लिए हुए है। वस्तुतः इसी विधा ने खड़ी बोली गद्य को स्थायित्व दिया और स्थापित किया। खड़ी बोली गद्य के निर्माण की दृष्टि से यह युग अप्रतिम था। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक साहित्य का सूत्रपात तो करने वाला था ही, साथ ही साथ विभिन्न साहित्यिक विधाओं के सर्वतोमुखी विकास का भी काल था। धन्यवाद।